Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your English teacher. Today we will start our first online class. We will be doing the portion of poetry. You have three genres in your syllabus, that is short stories, plays and poetry. I have selected to teach you poetry in your online classes. First, because I think it's easy to grab the concept of a poem instead of a story in an online class. So you have 20 poems in your syllabus. This is book 3, and in the beginning of book 3 you have 3 plays. We are not doing the plays now. We will start with the poetry. You have 20 poems, but we have to study only 10 due to this corona situation. तो आपके स्मार्ट सिलेबस में 10 पोइम्स है. यू ऑलरेडी may have known this fact कि आपकी 10 पोइम्स जो हैं उन्होंने स्किप कर दी. अच्छा, बिफोर फॉर्मली बिगिनिंग द पोइम यू शुड नो द वेटेज ऑफ दैट पोइट्री कैरीज इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वेटेज है और किस किस्म के, किस नेचर के क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आपको आने हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे. उसके अकॉर्डिंगली कीपिंग दैट pattern in your mind, you will be able to attempt, या you will be able to prepare your poetry more properly. So in this lecture I will briefly tell you the weightage, and then I will give you the introduction to the poetry. सबसे पहले तो ये है कि आपके पेपर में सब्जेक्टिव टाइप में you will be having 2 questions about poetry. One is short questions. उनमें आपके जो हैं टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8. सो 8 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको 6 में से 2 छोड़ के 4 करने होंगे. आपको चॉइस भी मिल गई. दीज शॉर्ट क्वेश्चंस आर जनरली फ्रॉम विद इन द पोइम, लेकिन समटाइम्स जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उसमें से भी आ जाते हैं. तो व्हेन वी विल स्टडी द पोइम वी विल ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, या वी विल ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ पोइम. ठीक है जी. एक तो क्वेश्चंस आंसर्स हो गए, दैट इज़ नॉट न्यू फॉर यू. यू विल हैव टू गिव द आंसर इन 2 to 4 लाइन्स मैक्सिमम. इससे ज़्यादा लंबा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं. Second question that may be new for you is reference to the context, जिसके अंदर question लिखा होता है कि जी explain the following stanza or explain the following lines with reference to the context. इस question के जो हैं marks हैं वो 5 हैं, जिसमें you have to make 3 headings: reference, context and then explanation. Reference is of 2 marks, context is of 1 mark, and then explanation is of 2 marks. तो टोटल मिला के ये हो गए 5 marks. In reference you will have to write the name of the poem along with the poet, name of the poet. तो आपको poem और poet का नाम बहुत अच्छे से आना चाहिए with spellings. You should know कि आपने poet के नाम में क्या capital लिखना है, क्या small लिखना है, because it carries 2 marks. इसके लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं जो आके आपको बहुत सारी ग्रामर्स में भी मिल जाएगी. दैट इज़ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पोइम इज़ द रेन, तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन, इन्वर्टेड कॉमास में, एंड रिटन बाय W.H. डेविस. दैट्स इट. रेफरेंस का पार्ट आपका कवर हो गया. सेकेंड पार्ट इज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो कि सिर्फ एक नंबर का है. तो कॉन्टेक्स्ट इज़ बेसिकली द मेन आइडिया और द मेन थीम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मरकज़ी ख्याल पोइम का. लेकिन वो लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट कैरीज ओनली 1 मार्क. तो आपने 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम में पोइम का मेन आइडिया लिख देना. हम जो पोइम्स पढ़ेंगे तो आपकी हर पोइम के नीचे जो है वो थीम उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन दैट इज़ समहाउ लॉन्ग एंड मोर डिफ़िकल्ट. तो आप इसको ईजी और शॉर्ट करके प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट. द लास्ट हेडिंग इन दिस क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेनेशन.
तो कोई भी आपको उन्होंने स्टेंजा दिया हुआ है, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज दैट स्टेंजा कि वो किस पोइम से दिया गया है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए। फिर लास्ट में जो 3 या 4 लाइन्स उन्होंने आपको दी हैं उन लाइन्स को आपने एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा लेंथी उस तरह से नहीं होती जिस तरह के तशरीह में होती है उर्दू में, कि हम पेजेस के पेजेस फिल करते हैं। इंग्लिश में आपने मैक्सिमम 1 हैंडसम पैराग्राफ ऑफ 5 to 6 लाइन्स आप लिख दें विद करेक्ट इंग्लिश, तो यू विल गेट योर मार्क्स। तो ये एक क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का। तो ये तो है सब्जेक्टिव टाइप में, ये 2 क्वेश्चन हैं। 5 + 8 = 13 मार्क्स। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास आएंगे 2 to 3 सिनोनिम्स फ्रॉम द पोइट्री। उसमें सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। आपको पोइम की एक लाइन दे देंगे जिनमें से कोई एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन होगा, और यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस इन विच 1 ऑफ देम विल बी करेक्ट। तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है लगानी होगी। जैसे उर्दू में होता है अल्फाज मुतरादिफ, तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वर्ड सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स बोर्ड में आपको 10 मार्क्स के आने हैं, जिनमें से 2 नंबर के जो हैं वो पोइट्री में से होंगे। हम जब पोइम पढ़ते जाएंगे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हमें लगेगा कि इसका सिनोनिम पेपर में आ सकता है, उसका मैं साथ ही आपको लिखवा दूंगी, ताकि आपके साथ साथ सिनोनिम्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। तो दिस इज़ द टोटल वेटेज ऑफ पोइट्री। टोटल मिला के आपके 15 मार्क्स का पेपर तैयार होगा अगर हम ये 10 पोइम्स जो हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर फॉर्मली बिगिनिंग द पोइम आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू नो अ फ्यू लिटरेरी टर्म्स, अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज ऑफ पोइट्री, जो कि जनरली जब हम पोइम्स पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स या वो टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज़ होंगी, तो आपको पहले ही उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि फॉर्म ऑफ द पोइम, जब एक पोइम पेपर पे लिखी होती है, फॉर्म इज़ बेसिकली द ले आउट ऑफ द पोइम, कि हाउ द पोइम इज़ रिटन, हाउ द पोइम इज़ प्रेजेंटेड ऑन द पेपर। कुछ पोइम्स आपने देखी होंगी जिनकी 2 लाइन्स इकट्ठी लिखी होती हैं, कुछ पोइम्स ऐसी हैं जिसमें 4 लाइन्स इकट्ठी हैं, फिर एक गैप है, फिर 4 लाइन्स इकट्ठी हैं। तो ये डिफरेंस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन है पोइम का, जिसमें एक जो 4 लाइन इकट्ठी हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और अगली 4 लाइन्स में अगला एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वो ये जो लेआउट है, इसका जो डिस्कशन है उसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ द पोइम। तो जनरली जो हमारे जो आपके इंटरमीडिएट के हिसाब से जो पोइम की फॉर्म में 2 मेजर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ स्टेंजा एंड सेकेंड वन इज़ कपलेट। कपलेट निकला है कपल से। कपल कहते हैं 2 लोगों को, 2 चीज़ों को, किसी भी 2 चीज़ों को इकट्ठा कर दो तो उनको हम कपल कह देते हैं। तो कपलेट एक वर्ड है और एक है स्टेंजा, STANZA, स्टेंजा, COUPLET, कपलेट। स्टेंजा क्या होता है? स्टेंजा जो है वो द पोइम दैट इन विच मोर देन 2 लाइन्स आर रिटन टुगेदर, जिसको हम उर्दू में बंद भी कहते हैं, कि आपकी 3, 4, 5 या 6 लाइन्स जो इकट्ठी लिखी होती हैं उनको हम कह देते हैं एक स्टेंजा में लिखी हुई है पोइम के अंदर। जो जैसे फर्स्ट पोइम है द रेन, तो इसमें जो है वो 2 स्टेंजाज बने हुए हैं। द पोइम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेंजाज। और कपलेट वो होती है जिसमें 2-2 लाइनें इकट्ठी लिखी होती हैं, जैसे उर्दू में एक शेर होता है, उसको इंग्लिश में हम कह देते हैं कपलेट। ठीक है, मेरा ख्याल है ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो स्टेंजा और कपलेट आपको पता होना चाहिए कि पोइम द पोइम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेंजा और रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कपलेट। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड थिंग दैट यू शुड नो इज़ द वर्ड राइम। आपके अक्सर जो पोइम की एक्सरसाइजेज हैं उनमें वर्ड यूज़ किया गया है राइम। राइमिंग स्कीम या राइम वर्ड आपने नर्सरी राइम्स के नाम से भी सुना होगा। तो राइम बेसिकली क्या है? वो वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स, they don't have the similar meaning, they just have the similar sound. For example, the word rain and the word drain, they do not have the similar meaning, but they have the similar sound. The ending sound of both the words is same. This is called rhyme. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइम क्या होती है, कि पोइम जो स्टेंजा है, जो लाइन है पोइम की, उसके एंड का जो वर्ड है उसको हम दूसरी लाइन के एंड के वर्ड से मैच करके देखते हैं क्या उनकी आवाज़ सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमें ये पता चलता है कि पोइम जो है वो उसके स्टेंजाज या उसके वर्ड्स जो हैं वो राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपकी जो फर्स्ट पोइम है द रेन, उसमें
स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट 2 लाइंस राइम कर रही हैं, जिनको हम जो लिखी हुई हैं हेयर एंड नियर, तो इन दोनों के साउंड जो है वो सेम है। अच्छा, एक और टर्म जो आपको आनी चाहिए दैट इज वर्स, VERSE, वर्स। वर्स इज अ सिंगल लाइन ऑफ द पोइम। पोइम में सेंटेंसेस नहीं होते, ये आप सबको पता है, एक एक लाइन है, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो एक लाइन को जो पोइम की है उसको हम वर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल द रेन में फर्स्ट जो लाइन है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, दिस इज अ वर्स। तो हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन द फर्स्ट stanza? 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 वर्सेस इन द फर्स्ट stanza। तो आपने जब अपनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो उसमें आपने ये वर्ड यूज़ करने हैं, स्टेंजा, वर्स, कपलेट। अगर कपलेट में लिखी है तो हम लिखेंगे द पोइम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कपलेट, और अगर वो कपलेट के लास्ट 2 वर्ड्स राइम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे द पोइम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग कपलेट। और अगर पोइम स्टेंजा में है तो हम वर्ड स्टेंजा यूज़ करेंगे, और जब हम एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे इन दिस वर्स द पोइट सेज दिस, इन दिस वर्स द पोइट सेज दैट। अच्छा, इसके अलावा 3 और लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं जो पोइट्री पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। वो हैं मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन। पोइट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करता है पोइम में, लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो पोइम की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। सबसे पहले तो सिमिली और मेटाफर देख लेते हैं। आप लोगों ने होपफुली ये वर्ड्स पढ़े होंगे मैट्रिक में भी। मेटाफर इज़ METAPHOR, मेटाफर। तो मेटाफर कहते हैं उर्दू में इस्तारा को। सिमिली है SIMILE, सिमिली, इसको स्माइल नहीं पढ़ना, इसको हमने सिमिली पढ़ना है। सिमिली कहते हैं तशबीह को। ये दोनों सेम चीज़ें हैं बट विद अ वेरी लिटिल डिफरेंस। क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं विद ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर या सिमिली। अब डिफरेंस इनमें क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बॉय की, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट द ब्रेवरी ऑफ अ बॉय एंड यू कंपेयर द बॉय विद द लाइन, तो अगर हम ये लिखें कि द बॉय इज़ अ लाइन, अगर मैंने ये लिखा है तो मैंने क्या किया कि मैंने मेटाफर यूज़ किया है, बॉय के लिए मैंने लाइन का वर्ड यूज़ किया है। बॉय और लाइन दोनों के मीनिंग में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में एक सिमिलर क्वालिटी है, दैट इज़ ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, अगर मैंने इसी की जगह सिमिली यूज़ करनी होती तो मैं लिखती द बॉय इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन। तो सिमिली के अंदर यही डिफरेंस है, उसमें भी हमने सिमिलर क्वालिटी ब्रेवरी ही की बात की है, लेकिन सिमिली में हम क्या करते हैं कि एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि हम जब मेटाफर यूज़ करते हैं किसी की सिमिलैरिटी किसी चीज़ के साथ शो करने के लिए, उसमें हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं करते। हम डायरेक्ट किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से उसकी किसी भी क्वालिटी की सिमिलैरिटी की बेसिस पे कंपेयर कर देते हैं। तो इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपने मैट्रिक में 9th क्लास में डैफोडिल्स में भी पढ़ी होगी। अगेन मैं उसको रिमाइंड करा देती हूँ अगर आप लोग भूल गए हैं तो। पर्सोनिफिकेशन इज़ गिविंग द ह्यूमन क्वालिटी टू अ नॉन ह्यूमन थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपकी वेरी फर्स्ट पोइम है द रेन, इसमें पोइट कहता है कि जी द लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन। तो हमें पता है कि ड्रिंकिंग एक फ़ीचर है जो कहीं इंसान पीते हैं, जिस पानी पीते हैं, कोई भी फ्लूइड लेते हैं, उसका एक प्रॉपर जो एक वे है ऑफ टेकिंग दैट फ्लूइड इज़ नोन एज ड्रिंकिंग। वरना जो लीव्स हैं वो तो एब्जॉर्ब करते हैं पानी को, वो ड्रिंक नहीं करते। तो जो पोइट ने वर्ड ड्रिंक यूज़ किया यहाँ पे, इसका मतलब है कि पोइट ने लीव्स को पर्सोनीफाई किया, उसने इंसानों वाली क्वालिटी जो है वो लीव्स को दे दी। तो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और सिमिली आपकी बहुत सारी पोइम्स में यूज़ की गई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में पहले ही ये सब बता दूँ। अब ये है कि बेसिक जो हमने इसको हम वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को, तो बेसिक आपको पहले हमने बता दी वेटेज,
हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है पोइट्री को, हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर करना है पोइट्री का, हमने इसके सिनोनिम्स देखने हैं। इसके अलावा हमें पोइट्री में से और मज़ीद क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स या इसके MCQ या उस तरह की चीज़ों में नहीं जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली, कल जब आप लेक्चर सुनने आएँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्टेंजा, व्हाट इज़ अ कपलेट, व्हाट इज़ राइम, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली एंड मेटाफर। ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इनका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर हम पोइट्री को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको जब हम ये टर्म्स बोलें बाद में तो हमें बार बार इनको एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर फीडबैक। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये ऑनलाइन सिस्टम कितना समझ आता है, कितना नहीं। माई वे ऑफ टीचिंग इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यू और नॉट। तो आप लोगों ने फीडबैक देना है कि मुझे हमें समझ आया या नहीं आया, और मुझे इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए या क्या चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आपने साथ साथ मुझे बताना है। और साथ साथ पोइट्री को प्रिपेयर करते रहो। इट्स वेरी ईजी एंड इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी इन ऑनलाइन क्लासेस। ये आपको ज़्यादा बर्डनाइजिंग भी नहीं लगेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। टुमारो प्लीज़ आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि बिफ़ोर बिगिनिंग द लेक्चर आप लोग अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने खोल लें। जो मैं यहाँ से पोइम पढ़ती जाऊँगी, आपके पास बुक खुली होगी तो आप उसके साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करते रहेंगे। एंड यू मस्ट हैव अ नोटबुक विद यू, ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन कर लें। अब ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई हैं, अगर हम ये क्लास में करते तो ज़रूरी था कि मैं आपको इसको सिमिली, मेटाफर बोर्ड पे लिख के बताती, तो अब इस तरह नहीं हो सकता। तो आपको ये टर्म्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेनी है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। आई एम वेटिंग फॉर योर अटेंडेंस। तो आपकी अटेंडेंस मुझे 12:15 तक मिल जानी चाहिए। जो 12:15 के बाद अटेंडेंस मार्क कराएगा, दैट स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एब्सेंट। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।